नमस्कार दोस्तों। अगर आप शर्लक होम्स की इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि हर नए एपिसोड की सूचना आपको तुरंत मिले। अब चलिए शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमयी कहानी। सुबह की घटनाओं ने मेरे कमजोर स्वास्थ्य को झकझोर दिया था। होम्स के कंसर्ट के लिए निकल जाने के बाद मैंने सोफे पर लेटकर 2 घंटे की नींद लेने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही। मेरा दिमाग अब भी सुबह की रहस्यमयी घटनाओं की गूंज से भरा हुआ था। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे मारे गए व्यक्ति का डरावना और बंदर जैसा चेहरा बार बार दिखाई देने लगा। उसका चेहरा इतना विकृत और खतरनाक था कि मेरे मन में उसके हत्यारे के प्रति अनजाने में कृतज्ञता का भाव जाग उठा। ऐसा लगा जैसे दुनिया उसकी बुराई से बच गई हो। ड्रेबर का चेहरा वास्तव में मानव जाति की सबसे घिनौनी बुराई का प्रतीक था, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे याद दिलाया कि कानून और न्याय की अपनी जगह होती है। किसी की बुराई उसकी हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। जैसे जैसे मैं इसके बारे में सोचता गया, होम्स का यह विचार मेरे लिए और ज्यादा उलझन भरा हो गया कि ड्रेबर की मौत का कारण जहर था। मैंने याद किया कि कैसे उसने उस आदमी के होठों को सूंघा था और मैं यह मानने लगा कि उसने कुछ ऐसा महसूस किया था जिसने उसे इस नतीजे पर पहुंचाया। लेकिन अगर जहर नहीं था तो मौत का कारण क्या था? शरीर पर न कोई घाव था और न ही गला घोंटने के निशान। तो फिर वह खून कहां से आया? फर्श पर बिखरा हुआ खून किसका था? कमरे में संघर्ष के कोई निशान नहीं थे और न ही मृतक के पास कोई हथियार था जिससे वह किसी को घायल कर सके। इन अनसुलझे सवालों के साथ मुझे महसूस हुआ कि जब तक इनका जवाब नहीं मिलेगा, न तो मैं और न ही होम्स चैन की नींद सो पाएंगे। लेकिन होम्स का आत्मविश्वासी और शांत व्यवहार यह संकेत दे रहा था कि उसने पहले ही एक सिद्धांत बना लिया था। मगर वह सिद्धांत क्या था? यह मेरी समझ से परे था। होम्स बहुत देर से लौटे, इतना देर से कि मुझे यकीन हो गया कि कंसर्ट ही उन्हें रोकने का कारण नहीं था। डिनर टेबल पर खाना परोसा जा चुका था और तभी वह कमरे में दाखिल हुए। यह शानदार था, उन्होंने कुर्सी खींचते हुए कहा। उनके चेहरे पर एक अद्भुत ऊर्जा झलक रही थी। क्या तुम्हें याद है डार्विन ने संगीत के बारे में क्या कहा था? उन्होंने लिखा है कि इंसानों में संगीत का निर्माण और उसकी सराहना करने की क्षमता, बोलने की क्षमता विकसित होने से पहले ही आ चुकी थी। शायद यही वजह है कि संगीत हमें इतनी गहराई से छूता है। हमारी आत्माओं में उन धुंधले युगों की यादें छुपी हैं जब दुनिया अपने बचपन में थी। यह एक बड़ी सोच है, मैंने टिप्पणी की, जबकि मेरा ध्यान अब भी सुबह की घटनाओं पर था। किसी के विचार प्रकृति जितने व्यापक होने चाहिए अगर उन्हें प्रकृति को समझना है, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर अचानक उन्होंने मेरे चेहरे पर गौर किया। क्या बात है, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हो। क्या ब्रिक्सटन रोड का मामला तुम्हें परेशान कर रहा है? सच कहूं तो हां, मैंने कबूल किया। अफगानिस्तान में अपने अनुभवों के बाद मुझे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था। मैंने माइवांड की लड़ाई में अपने साथियों को टुकड़ों में कटते देखा, लेकिन मेरा मनोबल नहीं टूटा। मैं समझ सकता हूं, होम्स ने गंभीरता से कहा। इस मामले में एक रहस्य है जो कल्पना को उत्तेजित करता है। जहां कल्पना नहीं होती वहां डर भी नहीं होता। क्या तुमने शाम का अखबार देखा? नहीं। इसमें इस मामले का एक अच्छा विवरण है, लेकिन इसमें एक खास बात का जिक्र नहीं किया गया कि जब मृत व्यक्ति को उठाया गया तो एक महिला की शादी की अंगूठी फर्श पर गिर गई। और यह बात छुपाने की जरूरत क्यों है? मैंने हैरानी से पूछा। होम्स ने मेरी ओर अखबार बढ़ाते हुए कहा, इस विज्ञापन को देखो, मैंने इसे आज सुबह ही हर अखबार में भिजवा दिया था। मैंने अखबार खोला और उस जगह पर नजर डाली जिस पर उसने इशारा किया था। यह मिला हुआ सामान वाले कॉलम में सबसे पहली घोषणा थी। आज सुबह ब्रिक्सटन रोड में व्हाइट हार्ट टैवर्न और हॉलैंड ग्रो के बीच सड़क पर एक सादी सोने की शादी की अंगूठी मिली। इसके लिए शाम 8 से 9 बजे के बीच 221 बी बेकर स्ट्रीट पर डॉ वॉटसन से संपर्क करें। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा।
मेरा नाम इस्तेमाल करने के लिए माफी चाहता हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैंने अपना नाम इस्तेमाल किया होता तो इन मूर्खों में से कुछ मुझे पहचान लेते और मामले में दखल देना शुरू कर देते। कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया, लेकिन अगर कोई संपर्क करता है तो मेरे पास अंगूठी नहीं है। अब तुम्हारे पास है, होम्स ने जवाब दिया और एक अंगूठी मेरी ओर बढ़ाई। यह अंगूठी काफी मिलती जुलती है, काम चल जाएगा। और तुम क्या सोचते हो, इस विज्ञापन का जवाब कौन देगा? मैंने पूछा। भूरे कोट वाला आदमी, हमारा गोल मटोल दोस्त जिसका चेहरा लाल था और जो चौकोर जूतों में था। अगर वह खुद नहीं आया तो वह किसी साथी को भेजेगा। क्या उसे यह सब जोखिम भरा नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं, होम्स ने आत्मविश्वास से कहा। अगर मेरा अनुमान सही है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही है, तो वह इस अंगूठी को खोने के बजाय किसी भी खतरे को उठाना पसंद करेगा। मेरी राय में उसने यह अंगूठी तब गिराई थी जब वह ड्रेबर के शरीर के पास झुका हुआ था और उस समय उसे यह बात समझ नहीं आई। घर से बाहर निकलने के बाद उसे अपनी इस गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत वापस गया, लेकिन तब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। यह उसकी बेवकूफी का नतीजा था, क्योंकि उसने मोमबत्ती जली रहने दी थी। उसे नाटक करना पड़ा कि वह नशे में है ताकि गेट पर उसकी मौजूदगी किसी के शक का कारण न बने। अब सोचो, अगर तुम उसकी जगह होते, उस व्यक्ति के मन में यह विचार जरूर आया होगा कि वह अंगूठी घर से निकलने के बाद सड़क पर कहीं गिरा दी होगी। अब वह क्या करेगा? वह शाम के अखबारों को देखेगा, उम्मीद करते हुए कि उसमें वह अंगूठी मिली हुई वस्तुओं की सूची में होगी, और फिर उसकी नजर इस विज्ञापन पर पड़ेगी। वह खुश होगा। उसे क्यों डर लगेगा कि यह कोई जाल हो सकता है? उसके हिसाब से इस अंगूठी का मिलना हत्या से जुड़ा हुआ नहीं होगा। वह जरूर आएगा, और वह आएगा। तुम देखोगे, वह 1 घंटे के अंदर यहां होगा। और उसके बाद? मैंने पूछा। फिर उसे मुझ पर छोड़ दो, होम्स ने कहा। क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? मेरे पास मेरी पुरानी सर्विस रिवॉल्वर और कुछ कारतूस हैं, मैंने उत्तर दिया। तुम इसे साफ करके लौट कर लो। वह आदमी खतरनाक होगा। हालांकि मैं उसे चौंका दूंगा, लेकिन सतर्क रहना हमेशा बेहतर होता है, होम्स ने कहा। मैं अपने कमरे में गया और उसकी सलाह के अनुसार अपनी रिवॉल्वर साफ करके तैयार की। जब मैं वापस लौटा तो मेज साफ हो चुकी थी और होम्स अपनी पसंदीदा आदत में व्यस्त था, अपने वायलिन पर धुन छेड़ते हुए। मामला और उलझ गया है, उसने कहा जैसे ही मैं अंदर आया। अभी अभी मुझे मेरे अमेरिकी टेलीग्राम का जवाब मिला है। मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। और वह क्या है? मैंने उत्सुकता से पूछा। मेरे वायलिन के तार बदलने का वक्त आ गया है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपनी रिवॉल्वर अपनी जेब में रख लो। जब वह आदमी आए तो उससे सामान्य ढंग से बात करना। बाकी मुझ पर छोड़ दो, उसे घूरने से डरा मत देना। अभी 8 बज चुके हैं, मैंने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। हाँ, वह कुछ ही मिनटों में यहां होगा। दरवाजा थोड़ा सा खोल दो। हाँ, इतना काफी है। अब चाबी अंदर रख दो। शुक्रिया। वह एक पुरानी किताब उठाते हुए बोला। यह अजीब किताब है जिसे मैंने कल एक स्टॉल से खरीदा था, दे जुरे इंटरजेंटिस। यह 1642 में लैटिन में प्रकाशित हुई थी। उस समय चार्ल्स का सिर अब भी उसके कंधों पर मजबूती से था। प्रकाशक कौन है? मैंने पूछा। फिलिप डिक्रॉय, जो भी वह रहा हो। कवर के अंदर बहुत पुरानी स्याही में लिखा है, एक्स लाइब्रिस गुलियोल्मी वाइट। मैं सोच रहा हूं, यह विलियम वाइट कौन था? शायद 17वीं सदी का कोई वकील, क्योंकि उसकी लिखावट में एक कानूनी झुकाव नजर आता है। उसने अचानक रुकते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारा आदमी आ गया है। तभी घंटी की तेज आवाज बजी। शर्लक होम्स धीरे से उठ खड़ा हुआ और अपनी कुर्सी दरवाजे की दिशा में घुमा दी। हमने सुना कि नौकरानी हॉल में से गुजरी और दरवाजे की कुंडी खुलने की तेज आवाज आई। क्या डॉले वॉटसन यहां रहते हैं? एक स्पष्ट लेकिन कर्कश आवाज में पूछा गया। नौकरानी ने क्या जवाब दिया यह हम सुन नहीं सके, लेकिन दरवाजा बंद हो गया और कोई सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उनके कदम लड़खड़ाते हुए और अनिश्चित थे।
होम्स के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी, जैसे वह कुछ ऐसा सुन रहा हो जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वह धीमी गति से गलियारे के पास आया और फिर दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक दी। अंदर आइए, मैंने आवाज लगाई। मेरे बुलाने पर उस हिंसक आदमी की जगह, जिसकी हमें उम्मीद थी, एक बेहद बूढ़ी और झुर्रीदार महिला लंगड़ाती हुई कमरे में दाखिल हुई। तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं। एक विनम्र झुकाव करने के बाद वह हमारी ओर देखते हुए आंखें मिचमिचाने लगी। वह बूढ़ी महिला अपनी धुंधली आंखों और कांपती उंगलियों से अपनी जेब में कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी। मैंने होम्स की ओर देखा और उसके चेहरे पर ऐसी निराशा थी कि मुझे अपनी हंसी रोकने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार उस महिला ने एक शाम का अखबार निकाला और हमारे विज्ञापन की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मुझे यहां ले आया है सज्जनों। उसने एक और झुकाव किया और जारी रखा, ब्रिक्सटन रोड में सोने की शादी की अंगूठी, यह मेरी बेटी सैली की है। उसकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। उसका पति यूनियन बोर्ड पर स्टुअर्ड है। अगर वह घर आया और उसे बिना अंगूठी के पाया तो क्या कहेगा, यह मैं सोच भी नहीं सकती। वह वैसे ही तेज मिजाज का है और शराब पीने के बाद तो और भी ज्यादा। अगर आप माने तो सैली कल रात सर्कस गई थी अपने साथ। क्या ये वही अंगूठी है? मैंने उसे टोकते हुए पूछा। भगवान का शुक्र है, बूढ़ी महिला ने जोर से कहा। सैली आज रात बहुत खुश होगी, ये वही अंगूठी है। और आपका पता क्या है? मैंने पेंसिल उठाते हुए पूछा। 13 डंकन स्ट्रीट, हाउंड्सडिच, यहां से काफी दूर है। शर्लक होम्स ने तीखे स्वर में कहा। ब्रिक्सटन रोड किसी भी सर्कस और हाउंड्सडिच के बीच में नहीं पड़ता। बूढ़ी महिला तुरंत पीछे मुड़ी और अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली, साहब ने मुझसे मेरा पता पूछा। मेरी बेटी सैली पीकहम के 3 मेफील्ड प्लेस में लॉजिंग में रहती है। और आपका नाम? होम्स ने पूछा। मेरा नाम सॉयर है। उसकी शादी टॉम डेनिस से हुई थी। वह एक साफ सुथरा और स्मार्ट लड़का है जब तक वह समुद्र में होता है। कोई स्टुअर्ड उसकी बराबरी नहीं करता, लेकिन जब वह किनारे पर होता है तो औरतों और शराब की दुकानों के कारण। यह रही आपकी अंगूठी मिसेस सॉयर। मैंने होम्स के इशारे पर उसे बीच में रोकते हुए कहा, यह आपकी बेटी की ही है और मैं इसे सही मालिक को लौटाने में खुश हूं। महिला ने ढेर सारी दुआएं और आभार प्रकट करते हुए अंगूठी अपनी जेब में रख ली और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जैसे ही वह गई, शर्लक होम्स तुरंत खड़ा हो गया और अपने कमरे की ओर भागा। कुछ ही पलों में वह एक ऑल्स्टर और एक क्रेवेट में लिपटा वापस आया। मैं उसका पीछा करूंगा, उसने जल्दी से कहा। वह जरूर किसी साजिश में शामिल है और मुझे उसके पास ले जाएगी। मेरा इंतजार करना। जैसे ही महिला ने सीढ़ियों से उतरकर दरवाजा बंद किया, शर्लक होम्स उसके पीछे तेजी से नीचे उतरे। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वह महिला धीरे धीरे सड़क के दूसरी ओर चल रही थी और होम्स कुछ दूरी पर उसका पीछा कर रहे थे। या तो होम्स का पूरा सिद्धांत गलत है, मैंने खुद से कहा, या फिर वह अब इस रहस्य के मूल तक पहुंच जाएगा। होम्स ने मुझसे रुकने को कहा था, लेकिन मुझे पता था कि जब तक उनकी इस रोमांचक यात्रा का नतीजा न सुन लूं, तब तक सोना संभव नहीं होगा। वह रात के 9 बजे निकले। मुझे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक बाहर रहेंगे, लेकिन मैं अपने पाइप को सुलगाते हुए और हेनरी मर्जर की वाइड बोहेम के पन्ने पलटते हुए इंतजार करने लगा। 10 बज गए और मैंने नौकरानी के कदमों की आवाज सुनी जो सोने जा रही थी। 11 बजे मेरी मकान मालकिन की धीमी स्थिर चाल मेरे दरवाजे के पास से गुजरी। करीब 12 बज रहे थे जब मैंने उनकी चाबी की तेज आवाज सुनी। जैसे ही वह अंदर आए, मैंने उनके चेहरे से तुरंत समझ लिया कि उनकी योजना सफल नहीं रही। उनके चेहरे पर मजाक और निराशा के मिले जुले भाव थे, लेकिन अचानक उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया और मजाक ने बाजी मार ली। मैं यह बात दुनिया की किसी कीमत पर स्कॉटलैंड यार्ड को नहीं बताना चाहूंगा, उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैंने उन्हें इतना चिढ़ाया है कि अगर उन्हें यह पता चलता तो वे मुझे कभी चैन से सुनने नहीं देते। लेकिन मुझे इस पर हंसी आती है क्योंकि मुझे पता है कि अंत में मैं उन्हें मात दे दूंगा। मुद्दा क्या है?
मैंने पूछा। मुझे अपनी असफलता की कहानी बताने में कोई ऐतराज नहीं। वह औरत थोड़ी दूर चली, फिर लंगड़ाने लगी और पैरों में दर्द होने के संकेत देने लगी। कुछ देर बाद उसने रुककर एक 4 पहियों वाली गाड़ी को रोका। मैं उसके काफी करीब था ताकि उसका पता सुन सकूं, लेकिन मुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने इतने जोर से पता बताया कि यह सड़क के दूसरी तरफ से भी सुना जा सकता था। ड्राइवर, मुझे 13 डंकन स्ट्रीट, हाउंड्सडिच ले चलो, उसने कहा। यह मामला अब गंभीर लगने लगा था, होम्स ने कहा, जब वह महिला कैब में बैठ गई। कैब का पीछा करना भी एक कला है जिसे हर अच्छे जासूस को सीखना चाहिए। मैं पीछे छिपकर बैठा और कैब को नजरों से ओझल नहीं होने दिया। होम्स ने आगे बताया, कैब बिना रुके सीधे उस गली में पहुंची जिसका नाम महिला ने लिया। मैं जल्दी से कैब से पहले ही उतर गया और सड़क पर ऐसे टहलने लगा जैसे मैं वहां का एक आम राहगीर हूं। मैंने देखा कि कैब रुकी, ड्राइवर नीचे उतरा, दरवाजा खोला और इंतजार करने लगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कैब से कोई बाहर नहीं निकला। जब मैं ड्राइवर के पास पहुंचा तो वह कैब के अंदर घबराहट में कुछ खोज रहा था और गुस्से में बड़बड़ा रहा था। यात्री का कोई नामो निशान नहीं था। फिर मैंने उत्सुकता से पूछा। जब हमने 13 डंकन स्ट्रीट पर जाकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह घर एक सम्मानित पेपर हैंगर मिस्टर केस्विक का है। वहां न तो सॉयर नाम की कोई महिला थी और न ही डेनिस नाम का कोई व्यक्ति। मैंने अविश्वास से पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वह कमजोर, लड़खड़ाती बूढ़ी महिला कैब के चलते समय ही गायब हो गई और तुम या ड्राइवर कोई भी उसे नहीं देख सका? बूढ़ी महिला, हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? होम्स ने तीखे स्वर में कहा। वह यकीनन एक जवान और फुर्तीला आदमी था, और सिर्फ फुर्तीला ही नहीं बल्कि एक अद्भुत अभिनेता भी। उसने इस वेशभूषा का इस्तेमाल हमें चकमा देने के लिए किया। होम्स ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इससे यह बात तो साफ हो गई है कि यह व्यक्ति उतना अकेला नहीं है जितना मैंने सोचा था। उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसके लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार हैं। फिर मेरी ओर देखते हुए बोले, डॉक्टर, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। मेरी सलाह मानो और जाकर सो जाओ। मुझे भी अब भारी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैं सोने चला गया, लेकिन होम्स वहीं बैठा रहा, आग के धीमे जलते कोयलों के सामने अपनी वायलिन पर एक धीमी, उदास और रहस्यमय धुन बजाते हुए। उसकी धुनों से ऐसा लग रहा था जैसे वह अब भी उस जटिल पहेली के हर पहलू को हल करने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था? वह बूढ़ी महिला बनकर क्यों आया और किसके साथ काम कर रहा है? क्या यह मामला और बड़ा होगा? इन सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई भी एपिसोड न छूटे। अगले एपिसोड में मिलते हैं जहां रहस्य और गहराएगा।